बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का ताल्लुक़ मेरे हल्का अहबाब में से है। हम दोनों एक ही वक्त में यूथ विंग में शामिल हुए थे, लेकिन हम वहीं रह गए और आप आगे बढ़ते चले गए। मंजिल का जब भी तयन कर लिया जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मदद फरमाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुमार ओमान में मौजूद नामी ग्रामी शुआरा कराम और लिखारियों में होता है। पिछले चंद माह से हर जुम्मा को उनकी एक गज़ल या नज़म लाजम हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर मिलती है, जिससे उनके शौक़ और इल्म का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। आप शायर होने के अलावा बहुत अच्छे कालम भी लिखते हैं। नहायत ही नफीस और तहम्मुल मजाज तबीयत के मालिक शख्स हैं। पाकिस्तानी बैठक की तहरीर लिखने वालों में नुमाया नाम जनाब मोहतरम इमरान असद साहब का है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़ात समेत शायरी कालम नगारी के शौक़ से लेकर मुतअद्दिद अहम सवालात, जिनसे हम उनकी ज़ात और उनकी खूबियों को मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम जनाब काजी इमरान असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह साहब खैरियत से, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त नायत किया। बहुत अरसा से हम एक साथ काम कर रहे हैं यूथ विंग की खातिर, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, ऐसी बातें हैं जो हम मुख्तलिफ मीटिंग्स में या प्रोग्राम्स में हम आपसे नहीं पूछ सकते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके बारे में जो हक़ाइक़ छुपे हुए हैं वो भी आज हम सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि मैं आगे बात को लेकर चलूँ, मैं जानना चाहूँगा कि काजी इमरान असद साहब का ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपके ख़ानदान के हवाले से? आप साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी तशरीफ़ावरी का। मेरा तल्लक पंजाब का जो आखिरी ज़िला अटक उसकी आखिरी तहसील है पिंडी घेब, वहाँ से मेरा तल्लक है। और जून की 6 तारीख को उसी तहसील के अंदर मेरा ज़हूर हुआ। मैंने इब्तदाई तालीम वहीं से जो उस वक़्त, तो अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत से स्कूल बना दिए हैं एक तहसील के अंदर, बल्कि तहसील पिंडी घेब के अंदर इस वक्त 4-5 हाई स्कूल हैं, लेकिन उस वक्त एक ही स्कूल होता था पूरी तहसील लेवल का, और बड़े दूर दूर से बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, बल्कि वो जो एक मुहावरा बना हुआ था कि बस पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा माँ बाप जाके बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा के आते थे, सेम हमारे साथ भी हुआ। बस हमें जाकर उन्होंने दाखिल करवा दिया, उसके बाद आपने अपने बलबूते के ऊपर ही आगे पढ़ना होता था। तो हम पढ़ते रहे। मेरे वालिद साहब, मेरी मतलब मैं 27 दिन का था कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए एक रोड एक्सीडेंट के अंदर। और क्रेडिट गोज़ टू माई मदर, उनकी 16 साल की उम्र में शादी हुई और 21 साल की उम्र में वो बेवा हो गई। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई और मेरे वालिद साहब की उम्र की भी 32 साल थी उस वक़्त। लेकिन माशाल्लाह मैं उनको बड़ा आइडियलाइज़ करता हूँ कि उस वक़्त 32 साल की उम्र में भी उस बंदे ने अपने आप को बड़े अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया हुआ था, अपना घर बनाया था, अपनी गाड़ी उस दौर में रखी हुई थी, और जो उस घर के अंदर जितनी सहूलियात थी वो मुयस्सर थी, यानी पानी, बिजली, सारा कुछ था। गैस भी उस वक़्त लेकिन नहीं आई थी, लेकिन बाद में आ गई थी। और बुनियादी तौर पे जो मेरा घराना था वो एक मजहबी घराना था, काजी फैमिली से हमारा तल्लक है। मेरे दादा जो थे वो भी इमाम मस्जिद थे, मेरे चचा ताया सब आलमोस्ट इमाम मस्जिद ही हैं, अभी भी हैं। अभी से है कि वक्त के साथ वो खुद तो रिटायर हो गया, लेकिन आगे उनके बच्चों ने वो मसाजिद टेक ओवर कर लिया, जैसे एक पाकिस्तान के अंदर एक कंसेप्ट है। तो वहीं पे मैंने इंटर तक स्कूल जो थी तालीम थी वो पिंडी घेब में हासिल की। उसके बाद फिर मैं बीकॉम के लिए रावलपिंडी चला गया। तो फिर वहीं से मेरे आगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है रावलपिंडी के अंदर, बड़ा मशहूर एक इदारा है, वहीं से मैंने बीकॉम किया। फिर मैं ICMA भी चला गया। ICMA करते करते बस एक यूँ समझ लें कि यहाँ पे एक ऑफ़र आई, तो मेरा दोस्त था, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था। तो मुझे दोस्त ने, मुझे कोलीग ने बताया कि यार वो यहाँ ओमान में रह के जा चुका था, तो उसने कहा कि जी आपका एक वैकेंसी आई है मस्कत ओमान के अंदर, तो अगर आप अप्लाई करो तो आप चले जाओ, बड़ा अच्छा वहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा, यानी आप समझ लें कि पहला एक एक्सपीरियंस था ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और पहली अटैम्प्ट में मैं सेलेक्ट होके यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मैं तकरीबन एक कंपनी थी, तुर्किश कंपनी थी, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने उनके साथ काम किया। फिर ताउस
रेनाइसेंस ग्रुप के साथ, वहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन कर लिया, थोड़ा अर्सा उनके साथ कहा। फिर जो मेरा मौजूदा एक कंपनी है पॉलीथीन एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मैं इधर आ गया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ओमान के अंदर 20 साल और इस कंपनी में मुझे तकरीबन आप समझ लें कि 12-13 साल हो गए हैं। मैं इन्हीं के साथ एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपने मुकम्मल तफसील बता दी। मेरे बहुत सारे सवाल जो थे वो इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। तो एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ जो है वो शायद कम लोग जानते हों, जो आपके भाई हैं वो पीटीवी में भी हैं, तो कौन से ओहदे पर काम कर रहे हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो बड़ा एक मुश्किल दौर था हमारे ऊपर, लेकिन मेरी वालदा अल्लाह उन्हें खुश रखी, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, जिस तरह भी मेहनत मजदूरी की, जैसे भी हालात होते हैं। और अकेला कोई मतलब कोई माली सपोर्ट किसी किस्म की नहीं थी, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम उनको मिलता था वो काम करती थी। स्कूल टीचर थी, साथ साथ तो बाकी भी स्टिचिंग वगैरह भी करती थी, कपड़े सिलाई करके उन्होंने हमें पढ़ाया। और उनका बड़ा एक ईमान था पढ़ाई के ऊपर। वो कहते थे कि बस जैसे भी होगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। हालांकि लोग उनके पास आते थे, जो जिस वक्त मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरे सबसे जो बड़े भाई हमीद काजी वो उस वक्त 8th क्लास के अंदर थे। तो लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मैट्रिक किया तो लोगों ने मेरी वालदा को ऑफ़र की कि जी हम इनको कहीं पे मुलाजमत दिलवा देते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जैसा भी होगा अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाया और अल्लाह का शुक्र। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैंने मैट्रिक किया था तो वो जो पूरा इलाका था, हमारी फैमिली वाइज फैमिली थी जिसके अंदर सब लोगों ने मैट्रिक किया हुआ था। अब तो खैर ये बड़ी एक आम सी बात लगती है ना कि मैट्रिक है, लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि यानी पूरे उस गांव के अंदर आप समझ लें कि वाहिद फैमिली थी जो मैट्रिकुलेट हुई थी। उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई ने भी अपना सेल्फ स्टडी के ऊपर किया, साथ साथ फिर उन्होंने जॉब भी शुरू कर दी। वो पढ़ते भी रहे और जॉब भी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो पीटीवी होम को हेड कर रहे हैं। उनसे जो छोटे भाई हैं वो बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। और जो एक हमशीरा है हमारी वो भी माशाल्लाह आपने दोनों में डॉक्टरी की, वो भी डॉक्टर थी, लेकिन फिर शादी के बाद उन्होंने उसको अपनी जॉब को परसू नहीं किया और अपना वाइंड अप कर दिया। माशाल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी वालदा ने जो ख्वाब देखा था कि आपके अपने बच्चों को पढ़ा कर आपको थोड़ा सा काबिल बनाएं ताकि अपनी तालीम की बिना पर वो एक माशरे में आला मकाम हासिल करें। और अब माशाल्लाह पीटीवी होम पर एक अच्छे ओहदे पे काम करना बहुत बड़ी बात है और पिंडी खेब वालों के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात हो गई कि पीटीवी होम उनका अपना वो बोल सकते हैं। जब तालिब इल्मी दौर में थे तो ज़ाहिर सी बात है आपका ज़्यादा फोकस तो तालीम के ऊपर ही होगा, लेकिन जब हम आपको अभी मौजूदा हालत में देखते हैं तो लाजम जहन में आता है कि कभी ना कभी आप भी गैर नसाबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे होंगे। तो आपकी जब तालिब इल्मी दौर में क्या गैर नसाबी सरगर्मियाँ थी? और सब मैं उस सुनहरी दौर से तल्लक रखता हूँ जिसके अंदर हर स्कूल हर मदरसे के अंदर एक बज़्म अदब का एक इदारा कह लें एक ज़रूर होता था और एक टीचर या कुछ असातिज़ा मिला के उसको हेड करते थे और वो बच्चों को इनकरेज करते थे। 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता था, 23 मार्च का प्रोग्राम होता था। वो बच्चे उस यानी स्कूल के अंदर से या उस इलाके से अंदर से आके वो कोई ना कोई तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, नात ख़्वानी के मुकाबले हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि मैंने उस बज़्म अदब का जनरल सेक्रेटरी भी था। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। और मैंने उसको अपने जो असातिज़ा थे गांव के अंदर जो भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वो असातिज़ा थे, उनका भी इल्मी एक जो नॉलेज था वो माशाल्लाह बहुत एडवांस था। तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज करते थे कि नहीं आप ये तकरीरी मुकाबले किया करें। तो मैं अपना एक डिबेटर भी बड़ा अच्छा था उस दौर के अंदर, मैं डिबेट करता था। शायरी का भी मुझे वहीं से शौक़ था, तो उसके अंदर मैं डिबेट वगैरह में हिस्सा लेता था और जो भी हमारे प्रोग्राम होते थे उसको मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। वहीं से मुझे शौक़ हुआ ये इन सारे ये जो इनको हमने साबी सरगर्मियाँ कहा जाता है इन्हीं के अंदर पार्टिसिपेट करने का। माशाल्लाह आपने जैसे भी बोला है मेरे लिए सरप्राइजिंग है और तकरीबन हम जो लोग आपको जानते हैं उनके लिए सरप्राइजिंग होगा आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं माशाल्लाह। तो आप थोड़ा आपका सियासत से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है कि जो आप जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर गए हैं? जिस वक्त अलग साहब आए थे उन्होंने टेक ओवर किया था तो जो स्टूडेंट यूनियन थी उन्होंने उसको बैन कर दिया था। तो जिस वक्त बेनज़ीर दोबारा आई, पहली दफ़ा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर आई, तो उन्होंने वो बैन लिफ्ट किया और स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया और इलेक्शन कराया गया पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था अपनी यूनियन का और ये वाहिद ओहदा था जो बला मुकाबला
मुंतखब हुआ था। अच्छा, बाकी सब जगह पे उन्होंने इलेक्शन हुए थे, यानी जो हमारा प्रेसिडेंट था उसका इलेक्शन हुआ, और जो जनरल सेक्रेटरी था, जो भी और खजानची थे, सब को दो के ऊपर इलेक्शन हुई है। लेकिन जब उन्होंने कहा जी हम आपके मुकाबले, उसमें जमीयत भी थी, PSF भी थी, MSF भी थी, तो सब ने मुझे सपोर्ट किया और मैं बिला मुकाबला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कॉलेज यूनियन का इलेक्ट हुआ था। तो जब तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में भी अपनी जॉब की, कौन से शोबे में जॉब की और कौन से इदारे में की? तो मैंने जब सब BCom किया तो उसके साथ तो फिर ICMA परसू करना शुरू कर दिया। तो ICMA में हमारी इवनिंग में क्लासेस हुआ करती थी, तो दिन का टाइम हमारे पास फ्री होता था। तो मेरे एक दोस्त हैं इरफान सईद साहब, वो उस वक्त टेलीकॉम फाउंडेशन के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, क्लास फेलो भी थे, दोस्त भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काम शुरू कर दो यार, मतलब फारिग बैठने के बजाय, अभी बहुत हो गया, हमारे वालिदैन ने जितना हमें पढ़ाना था पढ़ा लिया, अब हम कब तक पढ़ते रहेंगे और कुछ जॉब भी करने चाहिए। तो मुझे उसका आइडिया बड़ा पसंद आया। तो टेलीकॉम जो एक्सचेंज होती थी उस वक्त, अब तो माशाल्लाह मोबाइल का दौर, उस वक्त एक्सचेंज के ओवरसीज़ कॉल होती थी, तो ये इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर उन्होंने मुझे जॉब दिलवा दी। तो वहाँ वो मेरी पहली जॉब थी पाकिस्तान के अंदर, जब मैं काम करता था एक्सचेंज के, वो कॉल कनेक्ट करना और ओवरसीज़ मिला के देना। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही एक इस्लामाबाद के अंदर एक एम्बा कॉरपोरेशन कंपनी, ये मिलत फैंस वालों की, तो वहाँ पे मैं अप्लाई किया, अकाउंटेंट की जॉब थी, तो मैं उस कंपनी के अंदर चला गया। फिर वहीं से एम्बा कॉरपोरेशन माशाल्लाह बड़े अच्छे वो लोग थे, अल्लाह उनको खुश रखे, तरक्की दे, मेरी दुआ है, हमेशा उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी। और मैंने एक वो यंगस्टर्स के लिए बड़ी एक अट्रैक्शन होती है कि उसको कंपनी मोटर बाइक दे दे, उसको कंपनी गाड़ी दे दे, उसका एक अच्छा पैकेज हो जाए। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं उनसे मांगता था, डिमांड करता था वो यूनिस साहब से, वो उन्होंने मुझे दे दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं भाई अब आप क्या हमारे छोटे से अकाउंटेंट हो, हम आपको क्यों दें, लेकिन अल्लाह उनको खुशी रखे, जो भी मैंने डिमांड की उन्होंने मुझे दिया। और फिर बस मस्कट में मेरा रिस्क लिखा हुआ था, जब मैं जाने भी लगा तब भी उन्होंने कहा था कि अगर तुम जा रहे हो कभी भी तुम अगर वहाँ कंफर्टेबल फील ना करो, तुम वापस आना, ये जॉब तुम्हें इसी तरह मिल जाएगी। माशाल्लाह। तो इस तरह मैं आगे थोड़ा चलता हूँ। तो बात करते करते अगर चूँकि आपने बता दिया हमें कि ओमान का पूरा जो आपका सफ़र था, आपको माशाल्लाह एक लंबा अरसा हो चुका है, तो ओमान में आके आप चूँकि पाकिस्तान में भी आप काफ़ी अरसा काम किया, आपने उधर भी ज़्यादा नहीं कम किया, लेकिन वहाँ पे भी काम किया, ओमान में आके भी काम किया। तो ओमान के में आपको क्या माहौल अच्छा लगा, क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी कि जो आप अभी तक ओमान में ही मुकीम है, किसी और मुल्क में शिफ्ट नहीं हुए? ओमान आने के बाद तो मेरे रिश्तेदार थे दुबई वगैरह में, बाकी गल्फ़ के अंदर भी, तो मैं उनको वीकेंड के ऊपर या छुट्टी होती तो मैं मिलने के लिए जाता था। तो जो चीज़ हम अक्सर डिस्कस करते थे उनके साथ, या उन जो बाकी जो खलीजी ममालिक है वहाँ पे आपकी जो सेल्फ इस्टीम होती है ना, उसको आपने सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब आप एक दूसरे दर्जे की सिटीज़न कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन ओमान के अंदर साहिब जलाला को अल्लाह सेहत अता फरमाए, उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा, यानी ओमान के अंदर ओमानी में और एक अजनबी के अंदर जो एक फ़र्क है वो उतना ज़्यादा नहीं है। जो हकूक़ एक ओमानी के हैं वही हकूक़ एक अजनबी के हैं। जो इज़्ज़त एहतराम एक ओमानी का है वो इज़्ज़त एहतराम एक ओमानी अजनबी को देता है। और ओमानियों के अंदर ये खूबी है कि वो इज़्ज़त लेना भी जानते हैं और इज़्ज़त देना भी जानते हैं, जो आपको बाकी खलीजी ममालिक के अंदर ये चीज़ बहुत कम मिलेगी। जो मकामी जो लोग होंगे वो अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और वो ये समझते हैं कि इज़्ज़त एहतराम सिर्फ हमारा हक़ है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन ओमान एक मजहबी रवादारी के हिसाब से, इज़्ज़त एहतराम के हवाले से, कानून के हवाले से, कानून के एहतराम के हवाले से आपको माशाल्लाह एक आइडियल मुल्क मिलेगा। अमन अमान के हवाले से माशाल्लाह ओमान एक आइडियल कंट्री है। और आप देखें इसकी रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लेवल की आपको इनको रेटिंग मिलेगी अमन अमान के हवाले से। और सब चीज़ों का जो क्रेडिट है वो साहिब जलाला को जाता है, उनकी विजनरी सोच को जाता है। उन्हें यानी इस मुल्क को आप देखें, इसकी उम्र जो है 30-40 साल है। 30-40 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह उन्होंने इतने इदारे इस्टेब्लिश किए हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया है। और आज ओमान एक दुनिया का एक कमर्शियल हब तो है ही है, एक सियासी हब भी आप देखें। बहुत से जो ममालिक की हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, जो टॉक्स वगैरह हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार जो हो रहे होते हैं, वो आपको अब मस्कत में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए साहिब जलाला की वो कम है। ये मेरा जो पहला सेशन था वो तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सारी मालूमात आपने हमें इनायत कर दी हैं, तो जो हमारे जानने वाले नाजरीन हैं उनके लिए भी काफ़ी होंगी। हम आगे चलते हैं शायरी की जानिब, लेकिन इससे पहले कि मैं
आपसे शायरी के हवाले से बात करूं, मैं चाहूँगा कि पहले आप एक गज़ल सुना दें, फिर शायरी से मैं के मुतल्लिक़ आपसे सवालात करूँगा। असल ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है जो आपकी मोहब्बतों की अनायत है। जी बहुत शुक्रिया। कि दिल से लगा के रखे हमने तुम्हारे दुख, दिल से लगा के रखे हम, दिल से लगा के रखे हमने तुम्हारे दुख, है जानो दिल से बढ़कर हमको ये प्यारे दुख, है जानो दिल से बढ़कर हमको ये प्यारे दुख, किससे गिला करें हम किससे करे शिकायत, किससे गिला करें हम किससे करे शिकायत, बैठे बिठाए मिल गए हमको तो सारे दुख, बैठे बिठाए मिल गए हमको तो सारे दुख, गुजरी है उम्र मेरी इस खेल में ये सारी, गुजरी है उम्र मेरी इस खेल में ये सारी, उड़ते हैं मेरे सर पर बनकर गुब्बारे दुख, उड़ते हैं मेरे सर पर बनकर गुब्बारे दुख, और रखकर मेरे शाने पे सर को कहा था उसने, रखकर मेरे शाने पे सर को कहा था उसने, मिलकर सहेंगे दोनों ये हमारे दुख, मिलकर सहेंगे दोनों ये हमारे दुख, और सांसों में मेरे किसने शीशा उतार डाला, सांसों में मेरे किसने शीशा उतार डाला, अतराफ में ये मेरे किसने उसारे दुख, अतराफ में ये मेरे किसने उसारे दुख, और दरियाए ज़िंदगी में लहरें हैं आंसुओं की, दरियाए ज़िंदगी में लहरें हैं आंसुओं की, साहिल भी खुद ये दुख हैं खुद ही किनारे दुख, साहिल भी खुद ये दुख हैं खुद ही किनारे दुख, और बनकर स्याह बादल बरसा है कौन आखिर, बनकर स्याह बादल बरसा है कौन आखिर, आंगन में मेरे किसने इतने उतारे दुख, आंगन में मेरे किसने इतने उतारे दुख, दिल से लगा के रखे हमने तुम्हारे दुख, दिल से लगा के रखे हमने तुम्हारे दुख, है जानो दिल से बढ़कर हमको ये प्यारे दुख। बहुत शुक्रिया, बहुत आला, बहुत आला। तो आपकी ये शायरी के बाद अभी मैं सीधा पहला सवाल कि शायरी का शौक़ आपको कब पैदा हुआ? हाँ सब शायरी का मेरे ख्याल में शौक़ नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, मेरा ओपिनियन है, आपका अपना कुछ ख्याल हो सकता है। ये अल्लाह की तरफ से होती है, जो गालिब ने कायनात का आते हैं, ये मज़ामीर गैब से ये इल्हाम आपको होता है, और अल्लाह ताला हर इंसान को कुछ न कुछ खूबी से नवाजता है। कोई अच्छा शायर होता है, कोई अच्छा लिखारी होता है, कोई अच्छा पेंटर होता है, कोई अच्छा डिबेटर होता है, कुछ अच्छा मकैनिक होता है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। ये उस्ताद लोग होते हैं, हमें भी इनका एहतराम करना चाहिए, ये भी एक प्रोफेशन होते हैं। बल्कि मेरे जो उस्ताद थे वो यही कहते थे, ये जो आपका ड्राइवर है आप इसकी भी रिस्पेक्ट करो, ये भी अपने फ़न में एक माहिर है, एक उस्ताद है। तो शायरी के शौक़ नहीं था, ये बस एक अल्लाह ताला की एक नेमत थी जो उसने मुझे अता की। जी माशाल्लाह। तो अपनी पहली नज़म या गज़ल कब लिखी और कौन सी लिखी बाकायदा तौर पर? पहली गज़ल या नज़म तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे अपना पहला शेर जरूर याद है। जी जी, कौन सा? कि वो ये था कि अब मैं यह में जा रहा था स्कूल के अंदर, तो मैंने देखा एक मतलब बुज़ुर्ग से मांगने वाला एक बैठा हुआ था, तो बहुत ही वो यानी लागर उसकी जिसामत थी, तो वो मांग रहा था बंदा। तो मैंने जो पहला शेर कहा था वो यही था कि थक गया है बदन उठाए हुए रूह का लाशा, थक गया है बदन उठाए हुए रूह का लाशा, ले ले वापस मुझसे ये अमानत अपनी। तो ये मेरा पहला शेर था। और दूसरा शेर भी कुछ इसी तरह ही था कि वो भी ऐसे, जब मैंने हालात को देखा था तो ज़िंदगी पास बैठी है रो रहा है ज़माना, ज़िंदगी पास बैठी है रो रहा है ज़माना, किसी को इतनी फ़िक्र नहीं अपना है या बेगाना। तो मुझे अपना ये पहला शेर अभी भी मैं कभी समझता हूँ कि मैं किस सेंस में कहा था और किस तरह कहा था, और मुझे खुद अभी तक ये अपना जो शेर है ज़िंदगी पास बैठी है रो रहा है ज़माना समझ नहीं आया, लेकिन शायद याद रह गया मुझे ये कि चूँकि वो जो पहला शेर होता है, पहली मोहब्बत, तो पहला इश्क, वो कभी भी नहीं भूलता। तो ये इसीलिए अभी भी मेरी यादों में कहीं कभी भी शायद आप पूछेंगे तो फिर बदी मुझे ये अपना शेर याद होता है। तो अगर मैं बात करूँ शुआरा कराम की, जो शायर लिखते हैं उनका एक मरकज़ी ख्याल होता है
जैसे इलामा इकबाल की बात करें तो उनका एक मरकज़ी ख्याल था, शायरों का भी होता है। कुछ लोगों ने मुल्की सियासी, कुछ लोगों ने इश्क में जब नाकाम होने के बाद शायरी करते हैं तो अपनी महबूबा के नाम पे ही करते हैं। तो उनकी हर एक गज़ल की जो तस्वीर होती है, जो मरकज़ होता है, वो एक ही चीज़ होती है। इमरान असद का मरकज़ी ख्याल क्या होता है? मेरी कोशिश होती है और मेरा दिल करता है कि मैं गम दौरा के मुतालिक लिखूं, और गम जाना उसका एक ज़रिया हो सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गज़ल ही लिखता हूँ। और गज़ल आपको जो हमारी रवायती क्लासिकल गज़ल है वो हमेशा महबूब की गलियों का तवाफ़ करते हुए नज़र आती है, लेकिन अब तो खैर वक्त के साथ साथ उसके अंदर बहुत तो जिद्दत आ गई है। तो लेकिन अभी भी जो मेरी गम जाना है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है। और गम दौरा जो है, जो हालात हाज़िर हैं, जो हालात वाक़यात हैं, हमारी माशरती बेहिसी है, हमारी माशरती जो अक़दार की एक आप समझ लें कि जो गिरती हुई हमारी अक़दार हैं, हमारी जो नफ्सा नफसी है वो बहुत ज़्यादा अब हो गई है। यानी हर बंदा वो बस अपनी ज़ात के मुतालिक ही सोच रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों के मुतालिक लिखूँ और गम दौरा के मुतालिक ज़्यादा लिखूँ बनिस्बत गम जाना के। तो आपका पहला शेर तो आपने एक ऐसे ही गुज़रते गुज़रते लिख लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप मुसलसल अब गज़लें लिख रहे हैं, नज़में लिख रहे हैं, नाते भी मैंने आपकी काफ़ी सारी देखी हुई हैं माशाल्लाह। तो आप किसको देखकर शायरी को आपको शौक़ पैदा हुआ, या किस शायर को या किस अदीब की आपको किताब को पढ़ते हैं? अब जैसे मैं आपको पहला शेर सुनाया, आप देखिए ये भी गम दौरा के मुतालिक किया है, उसमें भी कोई मतलब मैं महबूब का मैंने जिक्र नहीं किया, बल्कि जो हालात मैंने देखे एक ऑब्ज़र्व किया। और वो जो शायर होता है वो जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अपने माशरे का एक हसास तीन फ़र्द होता है, वो जो देखता है उसको लफ्ज़ों में बयान करता है, और ऐसे लफ्ज़ों में बयान करता है ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ें, सोचें, और उसके ऊपर अगर अमल ना कर सके तो कम से कम उनकी सोच ज़रूर हो कि हाँ यह चीज़ गलत हो रही है या सही हो रही है। तो मैं ज़्यादातर मेरा जो पसंदीदा शायर हैं वो फैज़ अहमद फैज़ हैं, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, मेरी कोशिश होती है। मोहसिन नकवी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मोहसिन नकवी पसंदीदा। अहमद फराज भी हैं, उनको भी, और बशीर बतर, उनकी जो एक मौसीक़ियत है कलाम के अंदर वो मुझे बहुत अप्रोच करती है, और मेरा दिल करता है कि मैं भी उन्हीं की तरह, जैसे उनकी कलाम के अंदर एक प्यार मोहब्बत का एक जज्बा होता है और उसके अंदर जो मौसीक़ियत है वो मेरे कलाम में भी आनी चाहिए। तो आप हर जुमा को एक गज़ल या नज़म आप व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजते हैं, फेसबुक पर अपलोड करते हैं, इवन कि आपने अभी तक अपने नाम का पेज भी नहीं बनाया हुआ कि जिससे सिर्फ आप अपनी पोस्टें शेयर कर सकें, लेकिन आप हर जुमा को पोस्ट भेजते हैं। लोग जुमा मुबारक की पोस्ट भेजते हैं, वो भी किसी से कॉपी करके। इमरान असद साहब के पास ऐसा क्या खूबी है, क्या टैलेंट है कि जो आप हर जुम्मा को आप एक नज़म या गज़ल लिख लेते हैं? क्या ये पुराना मवाद है या आप तैयार करके भेजते हैं हर जुम्मा को? और इसका ख्याल आपको कब और कैसे आया? जब मैं मस्कत में आया तो इतना मेरा सोशल सर्कल नहीं था। मैं यानी बस यूँ समझिए कि बस कंपनी होती थी, ऑफिस होता था और घर होता था। वीकेंड के ऊपर अगर छुट्टियां आ जाती थी तो टेंशन होने लग जाती थी कि अब हम कहाँ जाएं, छुट्टियां कैसे गुजारें। अच्छा। तो ये उस दौर के अंदर चूँकि वो वक्त बहुत होता था मेरे पास, तो मैं ये फिर लिखता रहता था। तो वो बस डायरी के ऊपर लिख लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलियात आ गई हैं, आप मोबाइल के ऊपर बोलते जाएं, वो खुद ब खुद उसको वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करता जाता है। तो अब वो जो इतना मवाद मेरे पास वो लिखा हुआ है, वो बल्कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतना मैं लिख चुका हूँ। अच्छा। तो अब वो बस उठाता हूँ कि वो डायरी को जो चीज़ वो गज़ल, शायरी, नज़म जो पसंद आ जाए वो हो जाती है, या फिर नया कुछ ऐसे हालात वाक़यात के ऊपर भी मेरी कोशिश होती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना है कि मैं लिख सकता हूँ। तो उस हवाले से भी लिख लेता हूँ। और ज़्यादातर लेकिन ये उस दौर का है जब मैं ओमान के अंदर आया था और इतना ज़्यादा कोई सोशलाइज नहीं हुआ था। तो ये उस दौर की सारी गज़लें, नज़में मेरी कोशिश होती है कि अब उनको थोड़ा सा रिवाइव करके थोड़ा सा नया टच देने पड़ते हैं, एक आध शेर कोई नया भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ये मवाद वही है जो मैं उस दौर का लिखा हुआ है मेरे पास। आपको 20 साल हो गए ओमान में आए हुए, और लेकिन आप अभी सोशलाइज हुए हैं ज़्यादा। इससे पहले ना होने की वजह क्या थी, और आपको कौन लेकर आया था, और आप कैसे आए थे, और आने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अच्छा, वाकई आप सही कह रहे हैं। मैं बल्कि शुरू में आया तो मैं याद है मैं सोशल क्लब में गया था। अच्छा।
तो उनका कोई प्रोग्राम हो रहा था, साजिया खुश्क सिंगर आई हुई थी। अच्छा। पाकिस्तान स्कूल के हाल के अंदर प्रोग्राम था। तो मैंने उस दौर के जो आप समझ लें कि PSA के जो डायरेक्टर साहिबान थे उनको मैंने मतलब बड़े करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान स्कूल में मेरा एक दोस्त काम करता था, तो उसने मुझे बड़ी अच्छा यानी उनके, तो मुझे बड़ा अजीब सा उनका लगा, उनकी सोच, उनके जो रवैये थे। तो मैं आप समझ लें कि इतना ज़्यादा फिर इनकरेज ना हो सका। फिर बस मैं खुद लिखता था और अपने आप को मुतमईन करना होता था। कोई इतना शौक भी नहीं था कि मैं मेन स्ट्रीम लाइट के अंदर आऊँ, बस लिखता था, अपना दिल की तसल्ली हो जाती थी। तो मेरी बेटी और ज़ईम अख्तर साहब जनरल सेक्रेटरी, उनकी बेटी बीकन हाउस में पढ़ते थे। तो वहीं से ज़ईम अख्तर साहब से मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो बस बातों बातों में मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उन्होंने कहा जी फिर अगर आप शायरी करती हैं तो आप आएँ, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। अच्छा। तो वो सोशल क्लब के अंदर ज़ईम अख्तर साहब मुझे लेकर आए। फिर सोशल क्लब के अंदर ही मेरी मुलाकात हुई आबिद मुगल साहब के साथ। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप उनके साथ यानी आप समझ लें कि एक ज़हनी मांगी बन गई। उनको जब मैंने देखा तो वो मुझे फिर यूथ विंग के अंदर लेकर गए। तो यूथ विंग के जो बाकी लोग थे, इफ्तिखार साहब, इमरान फजल हो गए, अहमद जावेद हो गए, तो उनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो वो बड़े यानी लाइक माइंडेड किस्म के मुझे लोग मिले। उनका यानी जो जिस तरह के मैं लोग चाहता था कि जिनके साथ मैं चलूँ वो मुझे मिल गया। तो फिर वहीं पे मेरी ये शुरुआत हुई। फिर उन्होंने मतलब शायरी के अंदर माशाल्लाह बड़ा इनकरेज किया। आबिद मुगल ने, इफ्तिखार भाई ने, हमेशा जब इवेंट होता था वो कहते थे कि आपने लिखना है जी। तो बस फिर लिखने का जो अंदर जो शौक़ तो था ही, जज्बा था ही, बस वो प्लेटफॉर्म जब मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर हो गया और मैदान भी हाजिर हो गया। हमने उसको, मेरी कोशिश ये कि मैं उसका अवेयर कर सकूं। तो यूथ विंग का जो भी प्रोग्राम होता था उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा हिस्सा लिया। और वो बड़ी टीम माशाल्लाह, बड़ी टैलेंटेड टीम है, बड़ी एनर्जेटिक टीम है, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए। उन्होंने बड़ा पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करने में, जो पहले है इसके हेड थे वसीम आबिद भाई, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा रोल प्ले किया। और जो मौजूदा हेड है इफ्तिखार अहमद साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक और टैलेंटेड लोग हैं। बल्कि पूरी टीम अगर आप देखा जाए, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा एक्सपेंड कर दिया है। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आप खुद उसके अंदर हैं माशाल्लाह। आपकी बल्कि इंट्रोडक्शन जो वहीं पे अमाउंट में आपके साथ हुआ। बिल्कुल, हमारा कैरियर दोनों का स्टार्ट आज आप देख लें माशाल्लाह। अगर और कोई पाकिस्तान का कोई जान पहचान बनी है वो यूथ विंग बनी है। और उसमें से आप खुद हैं, हर हफ्ते आप भी तो प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर मैं गज़ल शेयर कर रहा हूँ तो आप हर दफ़े माशाल्लाह इतने जो पाकिस्तान के जो है नायाब हैं, जो छुपी हुई नगीने हैं, जिनको लोग जानना चाहते थे, अगर उनका पहले थोड़ा बहुत तारफ़ था, आपने माशाल्लाह उनको सारा जिस तरह एक पूरा उनका एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और लोग बहुत पॉपुलर है आपका ये प्रोग्राम माशाल्लाह, जितनी जिसकी तारीफ़ की जाए कम है। आपकी ये गज़ल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मैं सुन चुका हूँ और रिपीट भी कर कर के मैंने अब जब जाता हूँ सुहाग, कभी टूर पे या कभी दूसरी जगह पर, तो मैं उसको कितनी बार सुन चुका हूँ मैं और थकता नहीं हूँ। अब के हक का जो नारा होगा हमारा होगा, वो आपको लिखने का ख्याल कब आया और किस बेस पर लिखा आपने, मैं जानना चाहूँगा। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था, लेकिन आज मैं भी ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन भी जाने कि जब ऐसा जो शीला कलाम लिखा जाता है तो उसके पीछे हक़ाइक़ क्या होते हैं। यही वजह थी कि मैंने शुरू में बोला था हक़ाइक़ जानेंगे। इस शेर के बारे में मुझे थोड़ी तफसील चाहिए आपसे। और जैसे मैंने बताया कि मेरे जो पसंदीदा शायर हैं वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। उनकी ये किताब नुस्ख़ा किमिया, मैं हमेशा नुस्ख़ा वफ़ा, उनकी ये किताब नुस्ख़ा वफ़ा, ये हमेशा मेरे सियाने में मौजूद होती है। और जब कभी मैं नींद ना आ रही हो या वक्त हो, मैं इसकी स्टडी ज़रूर करता हूँ। और इसकी आप जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी यार उस लेवल पे ना सही लेकिन उस तरह का एक कलाम ज़रूर कहूँ। उनकी स्पेशल एक जो कलाम है कि लाज़म अब हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, एक वो है। और एक और उनका कलाम है कि खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जब वो तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो कि आप डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं जब भी उनका ये कलाम पढ़ता हूँ मेरे अंदर एक यानी एक जज्बा उभरता है कि मैं ये कलाम कहूँ। तो बस वो उसी के शायद तो वो मैंने मुताला किया तो
वैसा तो ना सही, लेकिन उस तरह का एक कलाम ये मैंने, इसका जो बैकग्राउंड है वो फैज़ अहमद फैज़ का ये कलाम है जिसको मैं पढ़ के इंस्पायर हुआ और फिर मैंने ऐसा कलाम कहने की कोशिश की। तो उसके जो शेर हैं जो मुझे भी पसंद हैं वो ये है कि अब के हक़ का जो नारा होगा हमारा होगा, अब के हक़ का जो नारा होगा हमारा होगा, रोशनी का जो इस्तारा होगा हमारा होगा। और हमने हर दौर में जालिम से बगावत की है, हमने हर दौर में जालिम से बगावत की है, हर मजलूम को जो सहारा होगा हमारा होगा। और हमारे लहू से रंगी है मक्तल यारो, हमारे लहू से रंगी है मक्तल यारो, दीवारों पे लगा खून हमारा होगा हमारा होगा। तो इंस्पिरेशन है ना फैज़ अहमद फैज़ साहब से, लेकिन आपके माइंड में क्या रखा जब कुछ भी लिखते हैं? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने इलामा इकबाल के हवाले से शायरी के हवाले, लेकिन मैंने उनकी शायरी को एक सामने रखा, उनकी शख्सियत को सामने रख के मैंने शायरी लिखने की कोशिश की। लेकिन आपका इस नज़म के हवाले से आपके जहन में क्या ख्याल था? आप किस मंजर को सामने रखते हैं? देखिए, हमेशा मैं गम दौरान के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मैं गम दौरान के मुताबिक लिखूँ। जो हमारे हालात हैं, जो हमारे माशरती हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, हमने बहुत तकलीफ़ें सही हैं। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, यानी जिस वक्त हम हमेशा, जिस वक्त हमारी जवानी के थे, हमने देखें कि हम हमेशा से एक टर्माइल है पाकिस्तान के अंदर, सियासी एक अफरा तफरी है, मजहबी अफरा तफरी है, एक एक्सट्रीम के ऊपर जो अदम बर्दाश्त हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, मरने मारने पे हम हर वक्त लोग तैयार रहते हैं, नफ्स नफसी है, बस यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उसके लिए आपको किसी को मारना पड़ जाए। बाद खबरें देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कि 500 रुपये के पीछे जी बंदे ने बंदे को मार दिया, यानी कितनी एक भी हिस्सी है हमारे माशरे के अंदर। तो जब मैं ये हालात देखता हूँ, ये पढ़ता हूँ, तो मुझे फिर भी एक उम्मीद का एक यानी आप समझ लें कि किरण नज़र आती है कि इंशाल्लाह कभी ना कभी हालात हमारे भी बदलेंगे। जब हम बाकी बहुत से ममालिक हैं उनके हालात हमसे भी बदतर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छी लीडरशिप मिली, अच्छे लोग उनके ऊपर हाकिम आए और उन्होंने इस पूरे माशरे को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो अब तक आप कितनी नज़में या गज़लें लिख चुके हैं, कुछ याद है तादाद? नहीं साहब, बिल्कुल, मतलब बस लिखा हुआ डायरी के अंदर कभी, बल्कि कभी दिल करता है कि मैं ऐसी एक फहरिस्त करके, कुछ तो आप जैसे मुखलिस दोस्तों ने मशवरा दिया है कि यार अब आप इतना लिख चुके हैं तो इसको किताबी शक्ल में आना चाहिए। जी जी। तो कभी कभी मेरा दिल करता है, लेकिन मैं खुद अभी इतना मुतमिन नहीं हूँ अपने कलाम से कि मैं उसको किताबी शक्ल में शाया कर सकूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ऐसी किताब हो जिसको लोग ले के पढ़ें, किसी को वो तोहफतन ना देनी पड़े। आज आप देखें बहुत शायर है माशाल्लाह, हर बंदा ही आजकल शायर आपको मिलेगा, उनकी किताबें भी हैं, लेकिन वो किताबें ऐसी हैं कि वो तोहफतन दी जाती हैं, वो खरीद के कोई भी नहीं पढ़ता। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा कलाम हो, अगर मैं उससे मुतमिन हुआ। बल्कि अभी पिछले दिनों ये कमरियाज ने प्रोग्राम किया था, उसके अंदर खालिद शरीफ साहब आए थे। जी जी। उनका अपना एक पब्लिशिंग हाउस है मुबारक के नाम से। जी जी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने शायरी भी मैंने उनको सुनाई, तो उन्होंने भी बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह आप लिखें आप और मुझे बताएं, और मैं उसको पब्लिश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ख़ुद अभी ज़ाती तौर पे उस अपने आप को मुतमईन नहीं कर सका कि मैं किताबी शक्ल में अपने कलाम को लेकर आऊँ या नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, चंद माह पहले आपकी शायरी से मुतासर होकर आपके ही एक दोस्त ने, आबिद मुगल साहब ने, आमरात में आपके नाम एक शाम रखी थी। आपकी ज़ात में ऐसी शाम रखने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि अभी भी मज़ीद आपको ज़रूरत है शायरी को सीखने की? जैसे मैंने कहा कि मुझे यानी शायरी के हवाले से जो एक रिकॉग्निशन मिला है उसका क्रेडिट गोज़ टू आबिद मुगल। वो मुझे उन्होंने बहुत इनकरेज किया, अल्लाह उनको खुश रखे। जब भी मिलते हैं हमेशा मतलब वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कोई इवेंट हो कोई मौका हो, उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। और वाकई उन्होंने वो अपने घर के अंदर एक बड़ी अच्छी माशाल्लाह वो एक तकरीब रखी थी, बड़े उन्होंने एक एहतमाम के साथ एक बहुत बड़ी गैदरिंग की। जो मस्कत के नामी ग्रामी जो शोरा उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने सबको इन्वाइट भी किया हुआ था, और एक अच्छा वो गेट टुगेदर था। लेकिन बात मैंने बताया ना कि मैं यानी मुतमईन उतना नहीं हूँ कि मैं, जैसे मैंने कहा कि जिस वक्त मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ यार ये कलाम है इस लेवल का कि इसको पब्लिश किया जाए, तो इंशाल्लाह आप समझेंगे कि उसमें देर नहीं होगी। एक सवाल जो मुझसे में शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, अभी चंद माह पहले पाकिस्तान फेस्टिवल हुआ था, उसकी जो तारफ़ी कालम जो थे वो आपने लिखे, जो कि आपने कमरिया साहब ने कहा आपको, या जो भी मामला थे आपके,
आपने लिखे। सबसे अहम चीज़ क्या थी कि एक शख्स का तारुफ लिखना। हम लोग सिंपल गूगल करके विकीपीडिया पे सर्च करके लिख लेते हैं, लेकिन जो आपने लिखा वो गूगल भी नहीं बता रहा था, वो आम शख्स बता सकता ही नहीं। यार आप बताओ, कासिम साहब की बात करें, डॉक्टर सूरा सदर साहब की बात करें, सईद राय साहब की बात करें, और दीगर जो शख्सियात मौजूद थी, आपने वो कॉलम की जो जो सर्च थी, जो मालूमात है, आपने कहाँ से हासिल की? वो क्या आपके पास इतना नॉलेज पहले से था कि जो आपने इतना अच्छा कॉलम लिखा कि वो जो मेहमान शख्सियात थी उन्होंने कापियाँ लेकर गए हैं कि जी हमें इतना अच्छा पहले कहीं नहीं कभी नहीं लिखा गया? मैं उस की तरफ आने से पहले आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। उससे पहले दिसंबर 2018 के अंदर नासिर मारूफ जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान सोशल क्लब के और लिटरेरी विंग के हेड भी हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल मुशायरा किया था। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो शुरा हैं, बल्कि मैंने उनको ये आइडिया दिया कि ये जो शुरा आ रहे हैं हम इनका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों को पता चले कि कौन आ रहा है, वो क्या है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स लिटरेचर एंड पोइट्री। तो उनको ये आइडिया बड़ा पसंद। उन्होंने कहा जी फिर आप ही लिखे, जरा बोले हुआ कुंडा खोले। उन्होंने कहा आपने कहा आइडिया दिया तो अब आप इसके ऊपर काम करें। तो फिर मैंने वो जो शुरा उस वक्त इंटरनेशनल मुशायरे के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था दिसंबर 2018 के अंदर, उनका मैंने इंट्रोडक्शन लिखा। तो वो आप जैसे दोस्तों को बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा जी हमें तो मतलब यानी हमने शायर का नाम तो सुना हुआ था, हमने उसको जानते भी थे, लेकिन उनका जो आपने एक इंट्रोडक्शन करवाया टोटली डिफरेंट एंगल से करवाया और हमारा अपना दिल हुआ कि हम उनकी शायरी पढ़ें। और जब हमने वो शायरी पढ़ी तो हमें वो वाकया हूबहू वही तस्वीर नजर आई जो आप हमें बताना चाहते थे। तो वो चूँकि एक ऑलरेडी एक इमेज यानी आप समझ लें कि बना हुआ था कि मैं जो प्रोफाइल है ये मैं बनाता हूँ। तो जिस वक्त तो कमर रियाज ने ये पाकिस्तान फेस्टिवल का प्रोग्राम किया तो उन्होंने वो फिर ड्यूटी मेरी लगाई कि जैसे आपने वो लिखा था वैसे आप ये जो पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं आप इनके मुतालिक लिखें। तो ये माशाल्लाह सारी नामी गामी पर्सनैलिटीज़ थी। कुछ थोड़ा बहुत उनका जैसे आपको पता है जब ज़ाहिर लिखने पढ़ने से तो एक शो है ही है, तो कुछ थोड़ा बहुत था, थोड़ा उसको और शाइनिंग का पॉलिश करके और ज़्यादा उसको शाइनिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आप जैसे लोगों को पसंद आया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने उसको इस हद तक सराहा है। और ये आपकी जो रिपोर्ट थी पाकिस्तान फेस्टिवल के हवाले से पाकिस्तान में नवाए वक़्त में भी छापी गई, तो क्या फीलिंग थी आपकी उसके वक्त? नहीं, फीलिंग ज़ाहिर है कि एक इंसान को जहाँ भी रिकॉग्निशन मिलता है उसको खुशी होती है। तो वो मैंने उसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार की, जो फेस्टिवल हुआ था, कौन क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, वो पूरी A to Z मैंने रिपोर्ट लिखी। फिर मैंने कमर रियाज को दिखाई, मैंने अपने हवाले से लिखी। उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह इसको किसी जो हमारे नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनके अंदर पब्लिश करने की। तो फिर वो नवा वक्त के अंदर उनकी पब्लिश हुई, तो ज़ाहिर है खुशी तो होती है। ये तो है। तो अभी ये काफ़ी सवालात मेरे हो चुके हैं, काफ़ी मेरे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं अभी, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारी मालूमात अभी फराहम हो चुकी होंगी। तो जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे गज़ल सुना दें, फिर उसके बाद जो हमारा जो सेशन होता है 2 मिनट में 15 सवाल वो करेंगे, लेकिन उससे पहले गज़ल। मेरे चार अगर तुझे क्या पता, ये गज़ल है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जिसको अक्सर पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम मिले, तो ये मेरी अपनी एक पसंदीदा गज़लों में से एक है। मेरे चार अगर तुझे क्या पता, मेरे दर्द दिल की दवा है क्या। मेरे चार अगर तुझे क्या पता, मेरे दर्द दिल की दवा है क्या। तू फेर हाथ मेरे सर पे तो मुझे हो खबर ये शफा है क्या। तू फेर हाथ मेरे सर पे तो मुझे हो खबर ये शफा है क्या। तुझे दे रहा है जो पल के पल मेरी हर खबर मेरा हर पता। तुझे दे रहा है जो पल के पल मेरी हर खबर मेरा हर पता। तेरा मुखबर कोई मेरा अदू मेरे अंदरून छुपा है क्या। तेरा मुखबर कोई मेरा अदू मेरे अंदरून छुपा है क्या। ये जो बिखरे बिखरे हैं बाल से, ये जो हैं अजब मेरे हाल से। ये जो बिखरे बिखरे हैं बाल से, ये जो हैं अजब मेरे हाल से। यही अगर जो वफा तेरी तू ही बता कि जफा है क्या। यही अगर वफा तेरी तो तू ही बता कि जफा है क्या। ये जो हो रही हैं सरगोशियाँ तेरे नाम की मेरे कान में। ये जो हो रही हैं सरगोशियाँ तेरे नाम की मेरे कान में। ये तेरे बदन की खुशबुएं या कोई मस्त हवा है क्या। ये तेरे बदन की खुशबुएं या कोई मस्त हवा है क्या। मैं मरीज इश्क हूँ मेरी जान, तेरा देख आके तड़प मेरी।
मैं मरीज इश्क हूँ मेरी जान अगर देख आके तड़प मेरी, ये जो हूँ मैं गुमशुदा हाल में ये मेरी ही कोई बद्दुआ है क्या, ये जो हूँ मैं गुमशुदा हाल में ये मेरी ही कोई बद्दुआ है क्या, और मुझे छोड़कर सरेराह वो जाएगा और अब कहाँ, मुझे छोड़कर सरेराह वो जाएगा और अब कहाँ, मेरे सिवा उस शहर में कोई और जानता है क्या, मेरे सिवा उस शहर में कोई और जानता है क्या, वो जो देखता है ये जुल्म सब वो करेगा कब कोई फैसले, वो जो देखता है ये जुल्म सब वो करेगा कब कोई फैसले, मैं ये कैसे मान लूँ ऐ असद मेरे आसपास खुदा है क्या, मैं ये कैसे मान लूँ ऐ असद मेरे आसपास खुदा है क्या, मेरे चार अगर तुझे क्या पता मेरे दर्द दिल की दवा है क्या। तो जी मुहतरम इमरान असद साहब, आपका निक नेम क्या है? मेरा निक नेम नोमी है जी। मेरे जो अभी, बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा, आप मेरे शहर चले जाएं पिंडी गेप, वहाँ हम किसी से पूछेंगे कि इमरान को मिलना है तो नो बड़ी नोज हु इज़ इमरान, यानी मेरे हवाले से। अच्छा। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि मेरा एक दोस्त एक दूसरे शहर से मुझे मिलने के लिए आया, शुरू की बात है जिस वक्त मैं पाकिस्तान में था, तो वो मैं उसको जो लोकेशन बताई थी वो बेचारा वहाँ पहुँच गया, उसने कहा जी मैंने इमरान को मिलना है। तो वो जो महल्ले वाले से कहा जी यहाँ तो कोई इमरान नामी बंदा नहीं रहता। तो वो सारा, हालांकि मेरे घर के पास वो बंदा खड़ा होकर मेरा पूछ रहा था नो बॉडी नोज हु इज़ इमरान। तो मैं बाद वो बेचारा वापस चला गया, उसने कहा यार तुमने मुझे बताया, मैं वहाँ गया वहाँ पे तो कोई इमरान का बंदा ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, गलती ये थी कि मैंने तुम्हें नोमी का नहीं बताया, कि तुम नोमी पूछते तो हर बंदा जानता था कि नोमी का घर कौन सा है, इमरान को नो बॉडी नोज। अच्छा माशाल्लाह, चलिए हमारे लिए भी एक नया नाम हो गया जी। तो स्कूल में आपके पसंदीदा उस्ताद का नाम क्या है? मेरे पसंदीदा उस्ताद था, अल्लाह उनको खुश रखे, बशीर साहब थे। उनकी जो बुनियादी जो कलम पकड़ना सिखाया, जो अले बे पढ़नी सिखाई, ये उन्हीं की मुझे मिन्नत है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो बड़े प्यार और शफीक इंसान थे, हमेशा मोहब्बत साहब भी, जब भी मैं जाता हूँ ज़रूर उनको मिलता हूँ और अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी दुआ है। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे करेला गोश्त बहुत पसंद है जी। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा अगर कोई बंदा तंज करे मेरे ऊपर तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बहन भाइयों में किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? बहन भाई में जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं अमीर काई साहब, जो पीटीवी में जॉब करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अटैचमेंट भी है, दुख दिल दर्द जो भी हो मैं उन्हीं के साथ शेयर भी करता हूँ। तालीमी दौर के बेहतरीन दोस्त कौन से हैं आपके? तालीमी दोस्त ये असगर है जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, मतलब सब जो पहला मैसेज आता है उसी का आता है और अभी भी वो इन टच हूँ उसके साथ। और खुशकिस्मती है कि अभी बल्कि सारे दोस्त ही अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उसी तरह उनके साथ वास्ता है, ग्रुप है। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बड़ी आसानी हो गई कि आप अपने अपने ग्रुप बना लें कि जी हाई स्कूल ग्रुप है, आपका बीकॉम ग्रुप है, आपका यूनिवर्सिटी ग्रुप है, तो सबके साथ इन टच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन सबसे अच्छा जो है वो असगर ही है। ओमान में आपको ज़्यादा प्रमोट करने वालों में से एक नाम कौन सा है? आबिद मोकल। वाह। बचपन का बेहतरीन दोस्त? वो असगर ही जिसका भी मैंने जिक्र किया जी, वही है। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? बच्चे अब ये तो मेरी वालदा कहती हैं, उनसे भी बच्चे जिस वाले हैं खिंचो साई पीड़ होनी, तो बच्चे तो जिसको आप सारे एक जैसे हैं माशाल्लाह, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। बेहतरीन साल जो ज़िंदगी का अभी तक याद है? बेहतरीन साल जिस वक्त मैं 2000 में ओमान में आया था, वो आई थिंक सो कि दैट वाज वेरी, एट दैट टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आई एम गोइंग अब्रॉड। आपकी बहुत सारी गज़लों में बेहतरीन और पसंदीदा गज़ल कौन सी है? तो ये जो अभी मैंने आपको सुनाई है जी कि मेरे चार अगर तुझे क्या पता मेरे दर्द दिल की दवा है क्या। कौन सी किताब को बार बार पढ़ने को दिल करता है आपका? ये नुस्खा वफा फैज़ अहमद फैज़ की है शायरी के अंदर, और आवाज़ दोस्त है मुख्तार मसूद साहब की। बल्कि मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बाकी दोस्तों की भी बताऊंगा कि वो ये ज़रूर पढ़ें आवाज़ दोस्त। और कभी कभी अगर लाइट मूड में पढ़ने हो तो पितरस के मज़ामीन पढ़ने हो, वो ज़रूर पढ़ता हूँ। और वो भी मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि देखें अब लोग लिखते हैं जी, अब किसी से पूछें कि जी हमारी 10 किताबें हैं 15 किताबें हैं, अब वो पितरस के मज़ामीन एक छोटी सी किताब, उस बंदे ने किताब लिखी और अमर हो गया। और माशाल्लाह वो ऐसी किताब है कि आप ख़त्म करके दोबारा उसको पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वही लुत्फ़ देगा, वही मज़ा आएगा कि जैसे आप पहली दफ़ा उसको पढ़ रहे हो। आपकी ज़ात की वो बात जिससे आपको बहुत ज़्यादा नफरत है? यानी मैं, एक होता है बंदे, अगर मैं आपको रिफ्यूज़ करना चाहूँ तो नहीं कर सकता किसी बात के ऊपर के, मैं थोड़ा, यानी किसी का दिल तोड़ना जो है वो मेरे लिए मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ कि उसको
यानी वो जो कहते हैं ना कि सखी नालो शूम चंगा जरा तुरंत दे जवाब, तो किसी को अगर जवाब दे दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि बंदा इस चक्कर में रहे कि यार इसका दिल ना टूट जाए और उसको प्रोलॉन्ग करे। ये मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी बुरी आदत लगती है। आपसे आखिरी सवाल, आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश जो अभी तक बाकी है? अभी ऐसी ख्वाहिश है जी, इंशाल्लाह हज एक रह गया है मस्कत के अंदर रह के, वो उसकी अभी ख्वाहिश है, एक को बड़े दिल से चाहत भी है कि अब उसके ऊपर जाना चाहिए, बहुत लेट होते जा रहे हैं, वो एक ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए आपका हज को, जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे। बहुत शुक्रिया महान असद भाई, आपके साथ बैठकर आपके बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जानी जो हमने पिछले 3 साल इकट्ठे रहकर भी नहीं जान सका मैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई एपिसोड के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकमान दोस्ती पाइंदाबाद।